उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कापड़ी जी, जिस तरह से निकाय चुनाव होने हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना तैयार है कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। जिस निकाय चुनाव की तिथि आज से 6 साल पहले तय हो गई थी कि इतनी तारीख को नया बोर्ड बनना है, वो 1 साल 1 महीने से ज़्यादा विलंबित हो गया है। और विलंब होने के बाद जो सरकार ने आरक्षण निकाला है, उस आरक्षण में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके खिलाफ सत्ता पक्ष के लोगों ने ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। आरक्षण रोस्टर को छोड़कर अपने मनमाने हिसाब से आरक्षण किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि जो हमारी छोटी सरकार है, जो हमारे जनता के नज़दीक की सरकार है, वो उस पर जो आरक्षण पर सरकार ने जो मनमानी करी है, वो कहीं न कहीं लोगों की जन भावनाओं का विरोध है, विकास का विरोध है, लोगों के विश्वास का विरोध है। तो इसके लिए सभी लोग, सत्ता और विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण का एक रोस्टर होता है, जो तय तरीका है, उस तरीके से आरक्षण होना चाहिए। और बात करें, आज भी लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आरक्षण तो आ गया, अंतरिम आ गया, अंतिम आने के बाद सरकार चुनाव करा पाएगी या ना नहीं करा पाएगी, या सरकार का इसमें कोई प्लान है कि भाई फिर जो है कहीं माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं चली जाएं, फिर रुक जाए, फिर लंबा खिंच जाए। तो मुझे लगता है कि सब लोग प्रदेश में असमंजस की स्थिति में हैं और सरकार की इस हालत पर सब उसके निंदा कर रहे हैं कि ये ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही। अच्छा, एक और जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक भी तैयार कर लिए हैं, जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कांग्रेस अभी किस तरह से चर्चा कर रही है, कब कब आएंगे और किस तरह से क्या माने, क्या इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है? देखिए, हमारी परसों वर्चुअल जो हमारा एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, और हमारे पर्यवेक्षक 1 महीने पहले ही ज़िले के पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं, और ज़िले के पर्यवेक्षक सब जगह जाकर जो भी वहाँ की फीडबैक है उसे ले रहे हैं, और जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं उनके आवेदनों को ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी प्रक्रिया 20 तारीख तक लगभग ये पूरी हो जाएगी। कल ही उधम सिंह नगर में, सितारगंज में खटीमा नानकमत्ता, सितारगंज शक्ति फारम के नगर पंचायत और नगर जिला नगर पालिकाओं के आवेदन लिए गए, राय मशवरे किया गया, और उसके अलावा रुद्रपुर में किया गया। तो और कल जो है काशीपुर में पूरे ज़िले की बात कल मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो सभी जगहों पर जाकर वहाँ पर राय मशवरा कर रहे हैं, और जल्दी रिपोर्ट मुझे लगता है हाईकमान को सौंप देंगे। अच्छा, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो इस बार के मुद्दे कौन से ऐसे हावी रहने वाले हैं जिन पर जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? देखिए, आज तो हम जो बात करें वो एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। सबसे पहले तो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव कराने में 1 साल से ज़्यादा विलंब कर दिया। दूसरी बात करें तो 1 साल से जनता त्रस्त है। किसी को स्थायी बनाना है, किसी को परिवार रजिस्टर का जो है नकल निकालनी है, किसी की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, जो है नगर पालिका के अंदर साफ सफाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, सब जगह कहीं न कहीं सब जो है इधर उधर धक्के खा रहे हैं। किसी का मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाना हो, किसी का आधार कार्ड बनाना हो, सब जगह पर कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के मोहर और हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पिछले 1 साल से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड का जो बेहाल हुआ है वो सब देख रहे हैं आप। हम बात करें हमारे प्राकृतिक स्रोतों की, जो हमें प्राकृतिक रोजगार देते हैं, चाहे खनन हो चाहे अन्य हो, उनको बेच सरकार ने ठेके में अन्य राज्यों की बड़ी कंपनियों को दे दिया है। आज हम छोटे रोजगार ठेकेदारी की बात करें तो सरकार बड़े बड़े जॉब बनाकर गाजियाबाद से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, अन्य राज्यों से ठेकेदारों को लाकर उत्तराखंड के जो ठेकेदार हैं, जो लोग रोजगार करते थे, उसको भी ख़त्म कर रही है। जहाँ हम अपने खटीमा की बात ही करूँ, एक नाली का निर्माण है जिसमें मुझे लगता है 4-5 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें कम से कम 25 लोग काम करते हैं। उन्होंने एक जॉब बनाकर 24 लोगों का रोजगार या 25 लोगों का रोजगार खा दिया। किसी बाहर के आदमी को काम उसमें देंगे। शराब की दुकानों को उप दुकान खोलकर घर घर शराब पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, जो जनता भली भांति जान रही है। आज किसी भी सरकारी संस्थान में आप चले जाइए, वहाँ बिना सुविधा शुल्क के किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। लोग धक्के खा रहे हैं, आम आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान है। बात करें मेहनत का युवाओं की, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको अपना रोजगार बिकता हुआ दिख रहा है।
तो लोगों की समझ में आ रहा है। अगर प्राइवेट उद्योगों की तरफ भी अगर जाएँ तो लगातार वो पलायन कर रहे हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो सरकार की दुर्दशा सब लोग देख रहे हैं और इसके खिलाफ मुझे लगता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। अच्छा, जिस तरह से मलिन बस्तियों के अध्यादेश सरकार लेकर के आई, पहले 18 में, फिर 21 में, फिर 24 में, उसको आप किस रूप में देखते हैं कि अध्यादेश 3-3 साल के लिए बढ़ा दिए गए, लेकिन नियमितीकरण नहीं किया गया, या फिर क्योंकि कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ जो कि फ्लड जोन में है, यानी कि अगर पानी कभी भी आएगा तो बहा ले जाएगा? देखिए, मैं बात करूं तो मलिन बस्तियों का अध्यादेश कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2016 में बना था। जी। उसके बाद वो लगातार उसमें परिवर्तन करते रहे, लेकिन उसका स्थायी कुछ भी निराकरण वो नहीं कर पाए। अगर आप मलिन बस्तियों को, आपको लगता है कि इनको आप जो है मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको स्थायी क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर जहाँ फ्लड जोन है, जहाँ किसी को जान माल का खतरा है, तो उनको अन्य जगह पर विस्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं। जो गरीब आदमी नदी नालों सरकारी ज़मीनों पर बैठा हुआ है, आप उसकी ज़मीन छीनने को तो तैयार हैं, लेकिन उससे विस्थापित कर कर दूसरी जगह पर आप जगह नहीं दे रहे हैं। भूमिहीन परेशान है। तो सरकार कोई ठोस पॉलिसी नहीं बना पा रही है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से विधानसभा में रहते हुए भी सरकार की पॉलिसी कैसे लूटें, इस पर ज़्यादा है। हम किसको कैसे लूट सकते हैं, सरकारी ज़मीनों पर सरकार का कब्जा कराना, उसको कब्जा कराकर अपने चहीते पूंजीपतियों को दे देना, जैसे रुद्रपुर में सिटकुल की ज़मीन को देना, सितारगंज में ज़मीन को देना, ऐसे छुटपुट बहुत हज़ारों मामले ऐसे हो गए हैं कि सरकार ज़मीनों को कब्जे में लेकर अपने चहीतों को दे रही है, क्योंकि सरकार ये देख रही है कि ज़मीनों की कीमत बढ़ गई तो उसमें कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, उसके नए नए रास्ते निकाल रही है। और ये तो वो सरकार है जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है उपनल के आप भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं, कि भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं, बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, और पूर्व सैनिकों के बच्चे उपनल के माध्यम से जो रोजगार में लगे हैं, तो हाईकोर्ट कहता है कि इनको समान कार्य समान वेतन दो, इनके नियमितीकरण की नियमावली बनाओ। हाईकोर्ट की डबल बेंच कहती है कि आप इनको समान कार्य समान वेतन दो, इनके नियमितीकरण की नियमावली बनाओ। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सरकार उसके बाद भी सरकार की अवधर्मिता देखिए, डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट जा रही है और कहीं पर भी तैयार नहीं है। हज़ारों की संख्या में जो है जो लोग उपनल से लगे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा लोगों के रोजगार का सवाल है, लेकिन सरकार कहीं गंभीर नहीं है। तो ऐसे ही वो जो मलिन बस्तियाँ हैं उनके प्रति कहीं गंभीर नहीं है। सरकार खाली अखबारों में अपने झूठे ऐड छपवाती है, टीवी चैनलों के माध्यम से जो है सूचना के माध्यम से उनको ऐड देकर झूठी खबरें छपवाती है, लेकिन चारों ओर त्राहिमाम है, इस बात को जनता समझ रही है। अच्छा, जिस तरह से क्योंकि भनभूलपुरा क्षेत्र भी हम देखते हैं कि 3400 परिवार वहाँ पर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको हटाया जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये भी कहा है कि पहले उनको बसाया भी जाए, तो क्या उसके लिए कुछ कार्य होता दिखाई दे रहा है आपको? कुछ कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जब सरकार उन्हें हटाने गई, जब मामला 20-30 एकड़ का है तो 80 एकड़ खाली क्यों कराया गया? अगर आप ज़मीन खाली करा रहे हैं तो उस खाली कराने के पीछे आपकी मंशा क्या है, आपका प्लान क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप जो जगह खाली करा रहे हैं, तो इस जगह पर आप क्या बनाएंगे, उसका हमें पूरा विस्तार से हमें पेश कीजिए, क्यों हटा रहे हैं। और अगर आप हटा रहे हैं तो इन लोगों को कहाँ विस्थापित करेंगे, इन लोगों को कहाँ पे बिठाएंगे, इसका भी जानकारी दें। तो आप पिछले 1-2 साल से देख रहे होंगे सरकार ठंडे बस्ते में है। सरकार खाली लोगों को भ्रमित कर रही है और कुछ नहीं। जी। अच्छा, जिस तरह से एक ये भी विषय है क्योंकि लगातार विपक्ष स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे उठाता रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उनका कहना ये है कि केंद्र सरकार ने 4 केंद्रीय स्कूल दे दिए हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, 4 केंद्रीय स्कूल देना सरकार उपलब्धि मान रही है, वो भी केंद्र सरकार ने 4 केंद्रीय स्कूल दे दिए। उन केंद्रीय स्कूलों को आप किन जगहों पर स्थापित कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उन केंद्रीय विद्यालयों में कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार सिर्फ झूठी बातें कर रही है, इन्हीं बातों पर कर रही है। जहाँ मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार में जहाँ 40 केंद्रीय विद्यालय बन जाने चाहिए थे, वहाँ आप 4 केंद्रीय विद्यालय लेकर खुश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मानसिकता विकास के प्रति क्या है। जी। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से ये हाईवे तैयार किया गया है, दिल्ली देहरादून हाईवे, अभी कुछ ही समय में शुरू भी हो जाएगा, लेकिन क्या राजधानी बोझ झेल पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुँचेंगे और अभी भी देखते हैं हम लोग कि व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आती हैं? देखिए, हाईवे बनाना अच्छी बात है, कनेक्टिविटी होना अच्छी बात है, और कनेक्टिविटी में समय बचे ये भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सरकार हाईवे बना कहाँ रही है? सरकार तो हाईवे बेच रही है। आप जिस सरकार ने जितने भी हाईवे बनाए हैं उन पर हर 60 किलोमीटर में टोल लगा दिए हैं, और टोल भी जो है कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने तो प्राइवेट कंपनियों के को हिंदुस्तान के हाईवे बेच दिए हैं और उनसे कहा कि जी आप टोल वसूलिए।
अगर हमारे यहाँ खटीमा से एक आदमी दिल्ली जाता है और वापस आता है, उसे 1500 रुपये टोल देना पड़ता है, तो आप समझिए कि वो सरकार की रोड पे कहाँ चला। जब वो रोड टैक्स दे चुका है तो सरकार की रोड पे चलकर जा रहा है और उसमें उसे टोल टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप बताइए कि वो हाईवे सरकार ने कहाँ बनाए, वो तो प्राइवेट हो गए हैं। ऐसे ये हाईवे भी है, इसमें जो है हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ चलेंगी और जो है हज़ारों की संख्या में आने जाने के लिए मुझे लगता है 1,500-2 हज़ार रुपये टोल लिया जाएगा। तो सरकार तो रोडों के से भी पैसे वसूल रही है। वो जब गाड़ी खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं, हम उसको रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देने के बाद हम जब उसे चलाते हैं फिर टोल टैक्स देते हैं। तो सरकार ने हमारे देश के सारे हाईवे बेच दिए हैं, स्पष्ट बात है, बेच दिए हैं। वो प्राइवेट लोगों के पास है और लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। बस अंतिम सवाल मेरा यह है कि शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। किस रूप में इस यात्रा को भी आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ और चार धाम की यात्रा भी चली थी। देखिए, शीतकालीन यात्रा अच्छी बात है, लेकिन शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के विकास की बात होती, उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को बढ़ाने की बात न होकर मुझे ये लगता है कि ग्रीष्मकालीन फेल यात्रा को दबाने के लिए शीतकालीन यात्रा चलाकर अखबारों में सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। और वहाँ जाने के लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी, पहाड़ पर बर्फ़ गिरती है, जब हम बरसात में और बिना बरसात के पहाड़ में लोगों को जब जाती है यात्रा, तब हम व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। तो जब इतनी ठंड में बर्फ़ गिर रही होगी, आपने कितने रेन बसेरे बनाए, लोगों के रुकने की व्यवस्था क्या है, लोग रुकेंगे कहाँ, बर्फ़ गिर गई तो रोड में गाड़ियों की सफाई कैसे होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी। सरकार ने ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया या खाली लोगों को शीतकालीन यात्रा कहकर लुभाने की बात, झूठी बातें करने की बात करी। जो यात्रा इतने लंबे समय से ग्रीष्मकालीन चल रही, उसे आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। आप शीतकालीन यात्रा के नाम पर व्यवस्थाएं जब तक दुरुस्त न कर लें, तब तक उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर चाहे गढ़वाल में जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है। आपको पता है कि बद्रीनाथ से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे जोशीमठ ओनली सब बर्फ़ गिरती है। यहाँ जो है केदारनाथ के नीचे क्षेत्र में भी बर्फ़ गिरती है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, इन क्षेत्रों पर डोली शिफ्ट की जाती है, उन सभी जगहों पर जो है बर्फ़ गिरती है। तो पहले जो लोग आएंगे, क्या हम उन्हें वो व्यवस्था दे पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आएँ और एक ऐसा संदेश लेके चले जाएं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार खाली अखबार और मीडिया में झूठी बातें कर रही है, तो आने वाले समय के लिए भी वो यात्रा बाधित होगी। इसलिए हमें पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, फिर यात्रा शुरू करनी चाहिए। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भुवन कापड़ी जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राज्य मंत्री मधु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे कि निकाय चुनाव के लिए किस तरह से तैयार है बीजेपी और किस तरह से मेहनत भी करती हुई नजर आ रही है। मैडम, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल हमारी जो हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है, पूरी संगठन भी, सरकार भी, सब तैयार हैं। और हम क्योंकि प्रत्येक जो हमारा सरकार की जो एक प्रक्रिया होती है, चुनाव जो आचार संहिता की जो प्रक्रिया होती है, जैसे ही वो लगेगी तुरंत हमारे जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके साथ सभी लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ और पूर्ण रूप से जीतेंगे। मैडम, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षक किस तरह से काम भी करेंगे, किस तरह से अभी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी फाइनल होने हैं कि कहाँ कहाँ पर, और किस तरह से कैंडिडेट्स को फाइनल करने के लिए काम करेंगे? देखिए, हमारे जो संगठन का है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन के तहत एक अलग चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, उसमें देखा जाता है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी जनता के बीच में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे, क्योंकि बहुत लंबे समय से जिन्होंने पार्टी के लिए योगदान दिया है, उनका भी सम्मान बना रहे। और साथ में जनता के बीच में, क्योंकि अंततोगत्वा ये देखा जाता है कि सीट कैसे निकाली जाए, तो जीतने वाले कैंडिडेट को भी उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और साथ में चाहे हमारी मातृशक्ति है, हमारे पुरुष हैं, युवा हैं, उन सभी का सामंजस्य बनाते हुए, चाहे हमारे अनेकों जो जातियां हैं, उनका समन्वय स्थापित करते हुए उसको देखा जाता है। उसके आधार पर जो है टिकट का बंटवारा जो है पर्यवेक्षक होने के नाते वो रखा जाएगा संगठन के सामने, और फिर तय किया जाएगा कि कौन उपयुक्त जो है वहाँ पे जो उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाए। साथ में जनता का जो अलग से सर्वे भी किया जाता है, जनता के बीच में जो जनता स्वयं अपना उम्मीदवार जो चयन करती है, उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। तो कई तरह से इसमें चुनाव की है जो प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, और वो सारे पर्यवेक्षक होने के नाते, क्योंकि स्वयं मैं भी जा रही हूँ, तो मैं भी उसको देखूंगी। उसको निष्पक्ष रूप से हमारा जो है चयन प्रक्रिया की जाती है। मैम, मुद्दों की अगर बात करें तो इस बार के मुद्दे ऐसे कौन से रहने वाले हैं जिनको लेकर आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय से कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती है और इस बार वो भी टक्कर देने के लिए सामने रहने वाले हैं।
देखिए, कांग्रेस का तो कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं कहूँगी उत्तराखंड में तो कोई भी कहीं उनका कोई जनाधार रह नहीं गया। हमारा जो है विकास को लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इतने बड़े जो एक फैसले लिए गए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, लगातार जिस प्रकार से चाहे नकल विरोधी कानून हो, सख्त धर्मांतरण हो, और हमारा यूसीसी के ऊपर इतना बड़ा जो हमारा ये जो बना है अभी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात है, वो और अन्य कई ऐसे फैसले जो हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, यहाँ विकास की गति को अगर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जो अगला दशक होगा उत्तराखंड का दशक होगा, तो चहुमुखी विकास को लेकर जो है हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का जो है हमें अपार समर्थन मिल रहा है हमारे उम्मीदवार, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुशल जो हमारा जो एक में मातृशक्ति है, चाहे हमारे युवा वर्ग हैं जो जनता के बीच में लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उन्हीं में से प्रत्याशी को जब चुना जाएगा तो मुझे लगता है इसको और अधिक जो है विकास को और अधिक गति मिलेगी। मैडम, मलिन बस्तियों को जिस तरह से आप अध्यादेश लेकर के आए, पहले 18 में, फिर 21 में, फिर 24 में भी अध्यादेश लेकर के आए, नियमितीकरण की अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन किस तरह से उसको देखा भी जा रहा है और उन लोगों के लिए किस तरह का फैसला था ये? देखिए, हमारे सभी क्योंकि आवास योजना के तहत हम लोग सभी जो हमारे गरीब भाई हैं बहन हैं, उनके लिए हम आवास योजना के तहत हम घर भी बनवा रहे हैं। साथ में मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है उसके लिए सरकार उसके प्रति बहुत गंभीर है और उस पर समय समय पर जो वो कार्रवाई भी की जाती है। और कहीं अति आवश्यक ऐसा रहता है कि कहीं किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, उसके तहत भी अगर कहीं कोई अतिक्रमण की कोई कार्रवाई होती है, अगर कोर्ट के तो उसमें हाई कोर्ट के तहत अगर कहीं कोई कार्रवाई भी हुई है तो निश्चित रूप से सरकार उसको भी गंभीरता से लेती है। और उन जो हम जिनके साथ अहित होता है या कहीं कोई परेशानी आती है, उनके लिए भी घर बनाने के लिए जो हमारी योजना है आवास नीति के तहत हम उनको भी घर दिला रहे हैं। मैडम, अब राज्य में क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और शीतकालीन यात्रा से कितना जो अच्छा मैसेज है वो भी जाएगा और यहाँ के जो पर्यटक कारोबारी हैं उनको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र तो हमारा पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। और हमारे पास अगर प्रकृति के बहुत भी प्रकृति के साथ साथ हमारे पास आध्यात्म के भी अनेकों मंदिर तीर्थ स्थल हैं। और जिस प्रकार से क्योंकि पहले यही रहता था कि केवल जो गर्मियों के सीजन है उसी में यात्राएं चलती हैं, लेकिन अब हम शीतकालीन यात्रा से ये प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे देश विदेश के जो है वो श्रद्धालु जो हैं उत्तराखंड में आएंगे। अगर आप कहें कि अभी ऊखी मठ में केदारनाथ भगवान जी की जो डोली आती है वो ऊखी मठ में अभी गद्दी स्थल पे वहाँ पे पूजा की जाती है। हमारे श्री बद्रीनाथ के धाम की हमारे नरसिंह मंदिर में पूजा की जाती है। ऐसे ही हमारे गंगोत्री यमुनोत्री चारों धामों के जो हमारे जो मंदिर हैं वो शीतकालीन पूजाएं भी चलती रहती हैं। पूजाएं कभी ऐसा नहीं होता कि अवरुद्ध नहीं होती, पूजाएं हमेशा चलती रहती हैं, सिर्फ स्थान का परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से अनेकों मंदिर हैं हमारे जो शीतकालीन में जब आएंगे तो देखेंगे वो, क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जिनका शीतकाल में जब है मतलब खुलते हैं, उनके द्वार खुलते हैं। तो ऐसे भी अनेकों मंदिर हैं। तो प्रचार प्रसार के माध्यम से शीतकालीन यात्रा भी जो है वो अच्छी चलेगी और श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष जो है वो दर्शन होते रहेंगे। मैडम, एक चीज़ हम देखते हैं कि पहाड़ों में आज भी संस्कृति संजोए हुए हैं काफ़ी लोग, लेकिन जब हम मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं या फिर उत्तराखंड की संस्कृति कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए या फिर उसको और बढ़ावा देने के लिए हम लोग किस तरह से काम भी कर रहे हैं, और खासकर स्कूली बच्चों का, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग से ही अगर एक भाव उनमें पैदा किया जाए या फिर एक उनको दिखाया जाए कि आपकी संस्कृति ये है तो उससे वो जुड़े रहते हैं। तो उस दिशा में किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 4 नए स्कूल बनाने की बात कही है, तो उन स्कूलों में भी कुछ इस तरह की चीज़ें पहुंचाई जा सके? देखो, निश्चित रूप से हमारा पूरा जो एक लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो मूल मंत्र है उसको लेकर चलते हैं। हमारी जो यहाँ की पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की आध्यात्मिक जो नगरी है, यहाँ का जो योग है आज पूरा विश्व उसको अपना रहा है। अभी हाल ही में हमारी जो आयुर्वेद को लेकर कोविड के समय में अगर हमारा आयुर्वेद की इतनी बड़ी जो उपयोगिता रही है उसके महत्व को सबने समझा है। आज पूरा विश्व यहाँ अपनी जो है इलाज कराने के लिए यहाँ पे आता है। तो ऐसे ही हमारी संस्कृति है, तो उस संस्कृति को, क्योंकि देखिए मानसिक और शारीरिक
दोनों तरह से हमारे पास पूरा प्रचुर भंडार यहाँ पर है। और देवभूमि उत्तराखंड में तो यहाँ की संस्कृति के लिए क्योंकि देखिए सारे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने यही तपस्या की है, और भगवान भी जो चाहे कौरव हों पांडव हों, जब युद्ध के बाद उन्होंने शांति के लिए जब आए तो यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में ही आए। तो ये वो आध्यात्म की नगरी भी है हमारे पास। हम चाहते हैं कि यहाँ देवभूमि की जो संस्कृति है पूरे विश्व में इसका एक अलग से जो स्थान है पूरे विश्व में फैले, और हम सब लोग शांति के साथ यहाँ पर रहें। और स्कूल के जो छात्रों को एक नई आध्यात्मिक जो हमारी चाहे हमारे व्याकरण हो, हमारे ज्योतिष जो विद्या है, और जो हमारी वैदिक जो गणित है, हमारी जो क्योंकि संस्कृति जो पूरी हमारी जो भाषा ही है जिसमें आज सुपर कंप्यूटर भी चल रहा है, तो उस भाषा का प्रचार प्रसार के लिए, और जो हमारी साथ में ही हमारी जो भाषा बोली है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, उसके तहत हम चाहते हैं स्कूलों में कार्यशालाएं तो हम स्वयं करवा भी रहे हैं। संस्कृति साहित्य कला के माध्यम से हम कार्यशालाएं भी चलवा रहे हैं। साथ में हमने स्कूलों में भी ये जरूरी कर दिया है कि आप जरूर इस विषय को जरूर रखें। यहाँ की जो संस्कृति है उस विषय को जरूर रखें। यहाँ के जितने भी हमारे वीर सेनानी, वीर योद्धा रहे हैं, हमारी जो मातृशक्ति ने जो बलिदान दिया है, उनके ऊपर भी जो एक कहते हैं ना कि वीर गाथाएं होती हैं, उस सब्जेक्ट को भी हमने उसमें ज़रूरी कंपलसरी कर दिया है। और स्कूल में जो क्योंकि मैंने अभी स्वयं देखा, क्योंकि अब ये कहें कि जो सिलेबस है वो अब उसको आपको काफ़ी परिवर्तन आएगा। उसमें आपको भारत के इतिहास की जो मूल जो संस्कृति जो हमारी रही है उसकी छाप आपको देखने को मिलेगी, बच्चों को देखने को मिलेगी। आज इंटरनेट का ज़माना आ गया है, इंटरनेट के माध्यम से हमारो जो चारों वेदों की क्योंकि चारों वेद यहाँ पर लिखे गए, और 18 पुराणों की जो रचना यहाँ पे आपके माणा गांव में जो लिखी गई, भगवान वेद व्यास जी ने जिसकी रचना की, भगवान गणेश जी ने लिखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पुराणों की जो ग्रंथ हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। पांडुलिपियाँ जो विलुप्त की कगार में थी वो पांडुलिपियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो पूरे आने वाले समय में पूरा विश्व है वो ज़रूर मुझे लगता है कि उत्तराखंड की तरफ दौड़ेगा और देखेगा कि और क्या क्या है यहाँ खोजने को, क्योंकि अपूर्व अजूर भंडार है यहाँ पर। चाहे आप कहीं जड़ी बूटी कहें, चाहे यहाँ का गंगा जमुना का पानी कहें, चाहे यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति कहें। अच्छा मैडम, एक अंतिम सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है, और जिस तरह से अब दिल्ली और देहरादून का कनेक्ट भी बहुत कम हो जाएगा, अब 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आप कनेक्टिविटी को बढ़ा भी रहे हैं, और जब इतना बड़ी संख्या में ट्रैफिक यहाँ पर भी पहुँचेगा तो आगे के लिए किस तरह से उसके लिए प्लान किए जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हर संसाधन रहेंगे तो सभी लोगों का आवागमन सुलभ हो रहेगा। इस प्रकार से क्योंकि 2.5 घंटे का जो अभी कहा गया है कि दिल्ली से देहरादून कोई दूरी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड जो हमारा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी बहुत सुंदर संस्कृति भी है, साथ में वहाँ पर अगर पर्यटक आते हैं तो यहाँ के लोगों को भी एक रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, और साथ में यहाँ की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। और आने वाले समय में जो यहाँ से, क्योंकि हमारे जो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत आप चाहते हैं कि हम एक दिन में आसानी से यात्रा कर लें, अपने जो उनका गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत आने वाले समय के लिए बहुत ही विकास होने वाला है उत्तराखंड राज्य का। जी धन्यवाद मैम। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मधुभट जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी में है बीजेपी, और अब आने वाले समय में काफ़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी, और ऐतिहासिक जीत का भी उन्होंने दावा किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।